यकुम जुलाई से मान लीजिए पहले किसी ने कोई जुर्म किया, लेकिन केस दर्ज हुआ जुलाई 1 के बाद, वो किस जुमरे में आता है? क्या पुराने कवानीन या नए? आज की मुलाकात के इस खुसूसी शुमारे में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। आज के इस खुसूसी शुमारे में हम नए ताजरी कवानीन के ताल्लुक से बात करने जा रहे हैं। 3 नए ताजरी कवानीन जिनका वजूद अमल में लाया गया 2023 में, इनका इतलाक यकुम जुलाई 2024 से हुआ। क्या है ये, इसके बारे में आप जानना चाहते होंगे। सबसे पहले इनके नाम आप ज़बानी याद कीजिए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और दरअसल ये रिप्लेसमेंट किनका है, ये भी आप सोच रहे होंगे। अभी तक आप ये जानते हैं कि नौआबादियाती दौर में यानी कॉलोनियल एरा में जो कवानीन बनाए गए थे, क्रिमिनल लॉज बनाए गए थे, वो यूँ थे: इंडियन पिनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। और इन्हीं का रिप्लेसमेंट ये नए 3 ताजरी कवानीन है। हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियात मौजूद है स्टूडियोज़ में। मेरे दाएं जानिब है हसीबुर रहमान, DIG रेलवेज जम्मू कश्मीर पुलिस और हेड SIU जम्मू। इसके अलावा मेरे बाएं जानिब है लईक अहमद, जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर पुलिस। आप दोनों मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल। शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले आगाज हम इसी बात से करना चाहेंगे, एक आम शख्स वो कैसे समझ पाए जिसने अभी तक इतने साल हो गए और वो अभी तक इंडियन पीनल कोड जहन में उसके मौजूद था, घर कर गया था, अब उसको नई चीजें सीखनी है, कैसे समझेंगे हम सब इसको? देखिए, अभी ये जो नए 3 कवानीन आए हैं जी, इन न्यू फॉर्म एंड न्यू शेप, इसका मुद्दा और मकसद सिर्फ एक है कि जो विक्टिम है जी, उसको जस्टिस मिले। जो पहले वाले RPC या CRPC थी, ये ब्रिटिशर्स के टाइम की बनी हुई थी। इसमें ज्यादातर पनिशमेंट्स पे ध्यान दिया गया था। अब चूंकि आप देखें कि BNS या BNSS जो है, इसमें 2 पर्टिकुलर टर्म्स हैं, एक न्याय और दूसरा सुरक्षा। अच्छा। तो न्याय का मतलब है जस्टिस, सुरक्षा का मतलब है कि प्रोटेक्शन। तो ये 2 चीजें फुली डिफाइन करती हैं कि ये तीनों जो न्यू लॉज लाए गए हैं, ये न्याय भी दिलाएंगी और जस्टिस भी दिलाएंगी। परिस्तांदी ब्राइडल लाउंज प्रेजेंट्स शादी मुबारक बाय एंड विन 2.0। अब शादी के कपड़ों की शॉपिंग के साथ पाए मौका टू विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स लाइक LED TV, रेफ्रिजरेटर एंड अ वॉशिंग मशीन। लकी ड्रॉ का हिस्सा बने और हर महीने की 15 तारीख को शाम 6 बजे जाने विनर्स के नाम। सोचे नहीं, जल्दी से पहुंच जाए परिस्तांदी ब्राइडल लाउंज, ग्राउंड फ्लोर, सिटी मॉल, MA रोड, श्रीनगर। बहुत शुक्रिया, इसके बारे में हम जरूर मजीद जानेंगे, लेकिन हम लईक साहब की ओर आते हैं। लईक साहब, वो एक दौर जिस दौर में इस तरह के कवानीन बनाए गए थे, कुछ चीज़ों को मद्देनजर रख के, वो ज़रा बताइएगा। उस दौर में जाना चाहेंगे, इसका एक बैकग्राउंड जानने के लिए। इसका पस मंज़र ये है कि वो कवानीन भी अपने दौर के लिए बिल्कुल सही थे, लेकिन एडवांसमेंट हुई, नई जराइम हुए। अगर हम साइबर क्राइम ले या जो टेक्नोलॉजी का बहुत एडवांसमेंट हुआ जी, तो उस और काफ़ी हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट्स थी, वो सब उन चीज़ों का ख्याल इन नए 3 एक्ट्स में किया गया है और ये नाफिजुल अमल हुए 1 से। अच्छा। आप की जानकारी के लिए और नाजरीन की जानकारी के लिए, इस एक्ट में ये जो एक्ट है, जब से जैसे DIG साहब ने फरमाया कि इसमें न्याय है जी, वहाँ दंड था, वहाँ पुनिशमेंट का तस्वुर था। बिकॉज वो कॉलोनियल एरा का हमने लिया था। यहाँ पे न्याय किसके लिए है? वो नागरिक के लिए है। क्यों है? उसकी सुरक्षा के लिए है। कैसे होगा? साक्ष्य अधिनियम है। ये जो तीनों एक्टों का मिश्रण जो हम करेंगे, इन टोटलिटी जब देखेंगे, तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव एंड रीजनिंग है, तो ये ही न्याय फराहम करना, ताकि हर एक नागरिक सुरक्षा अपने वतन में महसूस करे। इन दिनों लगातार खबरों के जरिए से सुना, सेक्सुअल ऑफेंसेस के तहत जो भी इस तरह के जराइम हैं, उन पर बात होती रहती है। क्या इतना ही है या और भी इसके अलावा मजीद है कुछ जो हमें जानना चाहिए?
देखें तो सिर्फ सेक्सुअल ऑफेंसेस तक महदूद नहीं है। साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आए दिन आप देखते हैं कि ATM फ्रॉड्स हो रहे हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट्स हो रही हैं, लोगों के अकाउंट से कैश निकाला जा रहा है, उनको पता भी नहीं चलता है। इस टाइप के दौर में हमको भी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन लेवल से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हर फील्ड में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जो क्राइम करने वाला है वो हमेशा एक स्टेप आगे होता है, लेकिन अब जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको भी मुझे लगता है कि 2 या 3 स्टेप आगे जाना पड़ेगा। आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इससे क्राइम होने के और ज्यादा चांसेस बढ़ गए हैं। इवन कि आप देखेंगे कि आपकी वॉइस तक क्रिएट की जा सकती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में कितनी बड़ी चैलेंजेस हैं। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल, मुझे लगता है कि इस पे हमें बहुत अच्छी तरह मेहनत के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी को हमें और इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। 3 क्रिमिनल लॉज जो है, नए क्रिमिनल लॉज, इसमें से पहला भारतीय न्याय संहिता, इसके बारे में हम आपसे तफसीलात लेना चाहेंगे और कुछ ऐसे सेक्शंस जिनको हमें समझना होगा। भारतीय न्याय संहिता को एक नया पहचान, नया फेज दिया गया। इसमें कुछ ऐसी डेफिनेशंस इंक्लूड कर दी गई। सपोज ये जेंडर न्यूट्रलिटी, पहले मेल ओनली वर्ड वाज देयर बहुत सारे सेक्शनों में, अब फीमेल का भी है, ट्रांसजेंडर्स, अब पर्सन वर्ड है जिसका एक मेल पे भी लागू होता है, फीमेल पे भी और एक ट्रांस। इसी तरह जो चाइल्ड का, उसकी डेफिनेशन चेंज की गई। इसका साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल के जमाने में कुछ इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज होती है। इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज का मद्दाहु मकसद है, सपोज आपके पास शेयर है, अच्छा, आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट मटेरियली, यू कैन नॉट टच इट। या इसी तरह आपका कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, दिस हैज बीन इंक्लूडेड डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। को एक वसत दी गई है एक डेफिनेशन को, टू टेक केयर ऑफ एवरी एस्पेक्ट कंसर्निंग द प्रॉपर्टी। इसी तरह इसमें जो BNS में है, इसमें अगर कोई इंसान किसी को लूर करे, धोखा दे विद द इंटेंट टू, उसके साथ वो सेक्सुअली इंटरकोर्स करना चाहता है, वो उसको कोई लालच दे, नौकरी का दे, तरकीब दे वगैरह, तो दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। इसमें जो पनिशमेंट का क्लास है, कम्युनिटी सर्विसेज नाम है पनिशमेंट। अच्छा, अब इसमें आप वाई कम्युनिटी पनिशमेंट, क्योंकि एक रिफॉर्मेशन कंसेप्ट होता है। इसमें कम्युनिटी सर्विस का ये एक पनिशमेंट के तौर पर इन्होंने इसमें दर्ज किया है। कम्युनिटी सर्विसेज नाउ ए पनिशमेंट, जो ये है ना BNS में जो है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय कम्युनिटी सर्विस को, यहाँ अवाम नास को फायदा पहुंचेगा उसकी सर्विस से। अच्छा। ये 6 ऑफेंसेस बड़े वाज़ेह किए गए, इनमें जी कम्युनिटी, अच्छा, इसमें स्नैचिंग, थाप चीज वो कंसेप्ट आ गया। उससे पहले थेफ्ट वगैरह का जब भी हमारे पास ऐसा केस आता था थाने में, तो वो हम थेफ्ट में पर्चा देते थे या रॉबरी में देते थे। अब कंसेप्ट बिल्कुल वाज़ेह हो गया। स्नैचिंग, लिंचिंग, मॉब लिंचिंग जो आप देख रहे हैं इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो तो इसमें आ गया। भारतीय न्याय संहिता अलग प्रोविजन है, अलग प्रोविजन है। इसी तरह बहुत सारे टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पहले ये डेफिनेशन नहीं थी, एक्ट वगैरह जो सेक्शन नया आया गया, इसीलिए टेररिस्ट एक्ट हैज बीन डिफाइंड। तो इसमें बहुत जो मौके की जरूरत, हालात की जरूरत, और ताकि अवाम नास को सुरक्षा फराहम की जाए और उसको न्याय मिले, तो ये डेफिनेशन कुछ चीजें बहुत वाज़ेह हुई। तो पुराने में हमारे 511 सेक्शंस थे जो IPC थी, अब इसमें बहुत कम सेक्शंस किए गए, बट दे हैव बीन अरेंज्ड इन सिस्टमैटिक मैनर। कुछ ऐसा तो नहीं है जो मिसिंग है इसमें? नहीं, फिलहाल जहां तक हमने देखा, मैं एक तालिब इल्म हूँ कानून का, जो मैंने एनालिसिस की, तो कोई इतना मिसिंग नहीं है इस चीज में। लेकिन हर एक एक्ट का अगर हम बात करें, जुडिशल डिसीजंस जो आते हैं, फिर वो इन चीजों को बड़े वाज़ेह करते हैं, बिकॉज हमारे अदालत आलिया डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है, तो वो इन चीजों को मजीद वाज़ेह करते हैं कि तो ताकि थिंग्स इन अ बेटर में और
लॉज इम्प्लीमेंट हो जाए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हर एक फर्द जो जिम्मेवार है, मेंबर्स है, उनका एक रोल है इस एक्ट को लागू करने के। सिर्फ पुलिस की जिम्मेवारी नहीं है, पुलिस हैज इट्स ओन रोल, वो वेल डिफाइंड है। जुडिशरी का एक अहम रोल है, वेल डिफाइंड है। एक विटनेस जिसको हम बोलते हैं वो आंख और कान है इस सिस्टम का, उसका अपना रोल है इसमें। जो अगर हम बीएनएस की बात कर रहे हैं, उसमें एक सिस्टम लाया गया है कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, जो 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू कर दी। तो उसमें तरजीह देगी कौन सा विटनेस किस केस का, तो हाउ टू हैंडल द थिंग्स, क्योंकि हर एक केस की बुनियाद एक विटनेस पे होती है। अब विटनेस की टर्म, एविडेंस की टर्म बहुत वाज़ेह हो गई है। डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इट इंक्लूड्स डिजिटल एविडेंस। जब ये कंसेप्ट आ गया डिजिटलाइजेशन, जिसको डिजिटल जस्टिस बोलते हैं, तो वो उसमें वो विटनेसेस कैन लाई डॉक्यूमेंट्स नेवर। इसमें कंसेप्ट आया है जीरो एफआईआर का, जो हम पहले जो हमारे अदालत आलिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की वेरियस डायरेक्शंस थी, हम बोलते थे जीरो एफआईआर इवॉल्व्ड। इसमें तो इनकॉर्पोरेटेड है, ईएफआईआर का कंसेप्ट आ गया। ईएफआईआर है कि आप घर बैठे ही थ्रू एनी मोड भेज सकते हैं, विद इन 3 days यू हैव टू साइन द डॉक्यूमेंट, इट इज एन एफआईआर। मैं इजाफा करना चाहूँगा, जहाँ तक डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करने की बात है, तो आम शहरी के जहन में एक डाउट रहेगा, क्या कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी भी फ़ोन से ये रिकॉर्ड करेगा? क्योंकि अगर वो किसी दूसरे इक्विपमेंट से रिकॉर्ड करता है, उसमें इंटरफेरेंस की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। लेकिन इस सिलसिले में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक ऐप बनाई है, ई साक्ष्य ऐप। उस ऐप को हम सब थ्रू आउट द कंट्री यूज करने वाले हैं। उस ऐप में जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसका अपना एक लॉगिन आईडी होगा, एक पासवर्ड होगा, एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन का। तो जब तक वो लॉगिन नहीं करेंगे, वो ऐप फंक्शनल नहीं होगी। उसी ऐप के थ्रू वो पूरी डिजिटल रिकॉर्डिंग्स होंगी, और वही फिर हम CCTNS जो हमारी लैब्स होती हैं, उसको वहाँ पे प्रिजर्व किया जाएगा। तो इट विल नॉट बी इंटरफेयर्ड, इसको कोई इंटरफेयर करने की गुंजाइश नहीं होगी। सो जो भी डिजिटल एविडेंस होगा उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अच्छा, मतलब जो आपके पास डिजिटल एविडेंस होगा, उसके लिए बाकायदा एक ऐप बनाई जाएगी जिसमें वो सारा। It's already in the trial mode. Already in the trial mode. In coming days, it will be functional. जब हम सुरक्षा की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे जहन में पुलिस आती है, क्योंकि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर होती है। वो कहते हैं ना कि विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसमें इजाफा होता हुआ इस पर्टिकुलर लॉ से हमें नज़र आ रहा है। बताइएगा किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, कभी कभी पुलिस पे इल्ज़ाम भी लगता रहा है कि पुलिस ज्यादती करती है या इन्वेस्टिगेशंस को पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ले जाती है। लेकिन BNS में या BNSS में जो भी प्रोविजंस रखी गई हैं, उसमें अगर आप सर्च करने भी जा रहे हैं, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सर्च करने जा रहा है, एवन सर्च का पूरा प्रोसीजर उसने उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी विटनेस को वो 60 इयर्स अबोव है या फीमेल विटनेस है, उसकी रिकॉर्डिंग भी वो मतलब वर्चुअल मोड में कर सकते हैं। उसको थाने में बुलाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी इसमें चेंजेस लाई गई हैं ताकि जो विक्टिम है उसको कोई इनकन्वीनियंस ना हो। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, इसमें टाइमलाइन भी है। ये विक्टिम सेंट्रिक है, इसमें टाइम फ्रेम हर एक मोड पे, हर एक सिचुएशन पे किया गया है। राइट फ्रॉम एफआईआर, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से वो भेज रहा है तो विद इन 3 days उसका सिग्नेचर लेंगे तो हो गया। जीरो एफआईआर, अगर अपने ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन का उस जुरिडिक्शन नहीं बनता है, तो उनको इंफॉर्मेशन आ गई, तो वो ये देखेंगे कि ये मेरे हुदूदी इख्तियार में नहीं है, विद इन माई टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, उनको जीरो एफआईआर चार्ज करना है। और बाद में यही केस ट्रांसफर होगा कि पुलिस स्टेशन हैविंग जुरिडिक्शन। सो इसमें शफाफियत भी है, कोई रेस्पॉन्स फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। इसी तरह आगे चल के अगर हम देखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट बिफोर ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो मजिस्ट्रेट विदाउट जुरिडिक्शन कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है। और जो एक फीमेल है, चाहे विक्टिम है ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, उसका रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट है प्रेफरेबली शुड बी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फीमेल जो हो। तो अगर वो नहीं है अवेलेबल तो उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ
a woman. यहाँ पे FIR में victim center इसलिए है उसको कॉपी ऑफ FIR फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है. It is a mandatory provision now. तो अगर उसका FIR नहीं दर्ज किया गया किसी भी वजह से, इसका हक बनता है कि वो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अर्जी दे, एप्लीकेशन दे. अगर वो भी इस पे कोई एक्शन ना करे, उनका हक बनता है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने जाए. There are so many questions swirling around my mind. मैं एकरा जी में ऐड करना चाहूँगा कि कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. इस वक्त भी अगर आप देखेंगे कि हमारे कोर्ट्स में ऑल ओवर कंट्री मोर देन 4 करोड़ केसेस जो हैं पेंडिंग हैं, तो इसमें हर साल इजाफा ही होता है. लेकिन अपना जो भारतीय जो नए कानून बने हैं, इनके तहत जुडिशरी पे भी एक टाइम लिमिट रखी गई है. मेरे ख्याल में अगर 3 साल में कोई केस पूरा हो जाता है, ट्रायल खत्म हो जाता है, फिर 45 डेज अगर रिजर्व जजमेंट रखते हैं तो विद इन 45 डेज उनको कोई उसमें जजमेंट देनी है ताकि वो केस डिस्पोज ऑफ हो सके. तो ये इंश्योर किया गया है कि स्पीडी ट्रायल हो, स्पीडी जस्टिस हो और केस भी अपने इख्तिताम पर टाइम पे पहुंचे. जिस तरह से मैं अर्ज करी थी कि कई सारे सवाल जो मेरे जहन में इस वक्त मौजूद हैं, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, लेकिन उससे कबल मैं चाहूँगी कि हम इसकी भी एक्सप्लेनेशन लें आपसे. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, व्हाट इज इट? साक्ष्य अधिनियम जो है दैट हैज रिप्लेस्ड एविडेंस एक्ट. शहादत के बारे में जो कानून था एक्ट, दैट हैज रिप्लेस्ड. उसमें बड़ी एक्सप्लेनेशन दी उन्होंने सेकेंडरी एविडेंस पे उसका. और सबसे बढ़िया बात जो है उसमें कि ये जो ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो डॉक्यूमेंट का एक्सपेंशन होगा वो बहुत वसत दी कि टू इंक्लूड द इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एविडेंस. तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. ट्रू दैट. अच्छा, इससे कबल मैं आगे बढ़ूं, मेरे जहन में सवाल है. सेक्शन 106(2) उसमें हमने देखा था कि वो मुतनाज़िया था, क्योंकि हिट एंड रन के हवाले से कहा गया था. ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज हमने देखा किस तरह से दर्ज हुआ. उसके बारे में बताइएगा, क्या वो इंक्लूडेड है? क्या उसका भी इतलाक 1 जुलाई से ही किया गया या वो इससे बाहर है? बिल्कुल इकरा जी, ये बहुत बड़ा एक रोजमर्रा इंसिडेंट्स होते थे जहाँ पे ड्राइवर, ये रैश एंड नेग्लिजेंट माना जाता है. ड्राइवर से किसी को हिट हो गया तो वो भाग जाता था. इसका बहुत ख्याल रखा गया. देयर इज ए प्रोविजन कि जिसमें एनहांस्ड पनिशमेंट है. अगर वो उसको पुलिस को रिपोर्ट ना करे तो उसके लिए सजा एनहांस हुई है. और डेफिनेटली दिस हैज बीन टेकन केयर ऑफ और इनकॉर्पोरेट हुआ है इसमें. बट इट हैज बीन केप्ट इन अबेयंस टिल नाउ, आई थिंक. नहीं, इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड. ओके, इनकॉर्पोरेटेड अभी आया है. जो रेप के मामलात जो हम अक्सर देखते हैं, जहनस मज थोमुत के अथ 7 वरी सज़ा, लेकिन उस सज़ा में इजाफा हुआ है. और इसके अलावा क्या है वो बताइएगा. इसमें सबसे बड़ी बात, जब ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट होगा उसमें जो ऑफिसर इंचार्ज उनका बयान करने के लिए घर पे ही जा सकता है. मद्देनजर एक विक्टिम है, उसका ज़हनी जो उस वक्त कैफियत होती है, इस कानून ने उसका ख्याल रखा है. तो वी हैव टू टेक लॉट ऑफ केयर्स. और जिसका ये मेडिकल एग्जामिनेशन जब होगा इनका, तो विद इन पीरियड ऑफ 7 days उसमें रिपोर्ट इमीडिएटली आनी चाहिए. दैट इज इम्पोर्टेंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. और इनका जो ट्रायल बिफोर द कोर्ट, उसका खुसूसी प्रोसीजर है. सपोज जो एविडेंस है दैट विल बी ऑडियो विजुअल टाइप. अब कोर्ट को इख्तियार है कि वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ऑडियो विजुअल पे ही ये उनका कलम बंद करे वगैरह. तो इसमें जो बिल्कुल खास ख्याल रखा गया वुमेन का. तो और इसमें सजाएं बढ़ाई दी गई. सपोज एक रेप के साथ एक औरत की हालत ऐसी होती है, वो जिसको हम वेजिटेटिव स्टेट बोलते हैं, नीम मुर्दा, तो उसमें डिफरेंट सज़ा है जो बाकी है. तो इसमें सजाएं भी अनाउंस की जाएगी और जो प्रोसीजर है उसमें भी. ऐसे अशखास जो कम उम्र है उनके लिए किस तरह के कवानीन है? बिल्कुल उनके लिए रिफॉर्मेटिव से चाइल्ड, उसका चाइल्ड का डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं कि वो जो बिलो 18 ईयर्स वो ऑफेंस नहीं बनता है. इस तरह के कवानीन इसमें जो है जनरल एक्सेप्शंस,
व्हेन वी डिफाइन ए चाइल्ड, चाइल्ड कौन होता है, फिर एन एक्ट डन बाय ए चाइल्ड, तो उसमें उनका भी ख्याल रख दिया गया है इन कानून। इसमें एज लिमिट भी बढ़ाई गई है जी, एज लिमिट पहले जो कम थे अब ज्यादा कर 18 इयर्स तक किया है। 18 years। 18 years तक 18 किया। साल से जो कम होंगे वो इस जुमरे में। हाँ एग्जैक्टली। सेक्शन 152 के बारे में तफसीलन बताएं ताकि जो लोग देख रहे हैं। ये अगर आप लाइक साहब से पूछें तो पहले हमारे पास दफा 124A था जो सेडिशन को डिफाइन करता था, उसको बोलते थे राजद्रोह। यहाँ पे कंसेप्ट आ गया जो 152 का आप दे रहे हैं इशारा, एनीबॉडी हु डज एन एक्ट which is affecting the sovereignty and integrity, तो वो इसमें आया है कि ये खाली जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए है। तो ऐसी बात बिल्कुल गलत है। इस एक्ट में क्या क्या आता है, मतलब किस तरह की एक्शंस जो हम ये समझते हैं कि ये जुर्म है और इससे एक इंसान बाज आए? वो सारे एक्ट्स जिससे मुल्क की सालमियत और बका को ठेस पहुंचे। इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, जैसे यूएपीए में जैसे किसी को फाइनेंशियल हेल्प देना, एडिंग एबेटिंग, ट्रेनिंग, इयानत करना, वो सब बहुत, दिस इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट। इसमें बहुत सारी प्रोविजंस है। इसके लिए तो मुझे लगता है कि एक अलहदा सेशन होना चाहिए तो ताकि इसको पूरी तरह से हम इसमें दो चीजें ये हैं, 111 और 113। 113 में जो टेररिस्ट एक्ट डिफाइन किया गया है उसकी वजाहत वही है जो अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट में की गई है, बिल्कुल वैसा। इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, उसमें एक ये जो है एक्सप्लेनेशन दी गई कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आजकल बिल्कुल आप देखेंगे ऐसे मौका बहुत होते हैं, इंसिडेंट्स बेशुमार होते हैं। उसका ख्याल रखने के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वो गैंग ऑफ 5 और मोर पर्संस जो ये ऑफेंसेस करे, दिस इज नोट एज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जी हम देखते हैं ग्लोबली कुछ ऐसे बड़े ममालिक जिन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं, वहाँ न सिर्फ उनके कवानीन विक्टिम फ्रेंडली होते हैं बल्कि वो क्रिमिनल, कुछ ऐसे उनके राइट्स होते हैं जिन्हें वो नकार नहीं सकते। इस बार जो ये क्रिमिनल लॉज है इनमें किस तरह से हम देखेंगे, उनके लिए कोई ऐसा प्रोविजन है? When a person is accused is arrested, उसको अरेस्ट मेमो को काउंटर साइन करना है। बिकॉज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉलोनी डीके बासु वर्सेस स्टेट, उन चीजों का अमल दखल इसमें रहा है। डिजिग्नेटेड ऑफिसर शुड बी वेल वर्स्ड, उसको इंफॉर्मेशन देनी है, हाँ जी हमने ए को गिरफ्तार कर दिया गया, उसको इंफॉर्मेशन होगी। और डिजिग्नेटेड प्लेसेस जो उनको कहाँ पे रखना है उसको पता नहीं, ये एक्यूज्ड अगर गिरफ्तार हुआ और उसके घर वालों को इतला भी कर दी, आप पहुंचे आगे, उसको जब कोर्ट में चार्जशीट पेश किया जाएगा तो ये फर्ज बनता है आयोग का कि उसको कॉपी फराहम की जाए। अगर ये वॉल्यूमनस है उसको इलेक्ट्रॉनिकली दिया जाएगा और कोर्ट को ये इंश्योर करना है कि उसको कॉपी मिले। और जब उस पर फर्जी जुर्म आयद होगा, वो उसका टाइम लिमिट किया गया है विद इन 60 डेज, उससे पहले उसका राइट है कि ही कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज ऑफ द फॉर हिज डिस्चार्ज। तो राइट हैंडकफिंग, हथकड़ी किसको लगानी है उसका बिल्कुल वाज़ेह तौर ये ऑफेंसेस है, इसमें हथकड़ी लगनी चाहिए। अच्छा, नॉट इन एवरी केस, हर एक केस में आप इवन सर्च एंड सीजर जब आप एक्यूज के घर जाएंगे उसमें भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। अच्छा। ताकि उसमें कोई मैनिपुलेशन ना हो। He should be satisfied कि जो सर्च और सीजर हो रहा है वो एक बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से हो रहा है। तो ये सब राइट्स का ख्याल रखा गया है। तहवील में है तो उसका बेल का प्रोविजन है वो थोड़ा नरम किया गया है। उसके दो पहलू है जो कि प्रिजन जो हमारे जेल खाने हैं, अच्छा। एक और बर्डन है एवरी बॉडी के रिफॉर्मेशन का जरिया, तो उसका जो 1/6, 1/4 एंड 1/6 द पीरियड आर ऑलरेडी अंडरगॉन, उसका कंसिडर किया जाएगा बेल बट नॉट इन हीनियस ऑफेंसेस। जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बिलखुसूस कितना चैलेंजिंग है ये अभी इनिशियली समझना इसमें? चैलेंजिंग हर एजेंसी के लिए है क्योंकि अभी हम इनिशियल स्टेज में हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 नए कवानीन आए हैं इनके लिए बहुत सारे लॉजिस्टिक्स क्रिएट करनी थी। सबसे पहले हमें अपने जो 80,000 प्लस पुलिस फोर्स है इसको अवेयर करवाना है इन नए कवानीन के तहत।
उनके बारे में क्या है। उसके लिए J&K पुलिस ने मास्टर ट्रेनर्स क्रिएट किए हैं। अच्छा। जो ट्रेनिंग सेंटर्स में बटालियन लेवल पे और डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स के तहत अपने पुलिस के एहलकारों को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब तक तकरीबन 10,000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा जो लॉजिस्टिक्स क्रिएट करनी थी, इसमें 7500 के करीब हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं। अच्छा। उनको लेटेस्ट गैजेट्स प्रोवाइड करनी है। उसमें एंड्रॉइड फोन्स दिए गए हैं। अच्छा। उनका प्रोक्योरमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, इवन की बहुत सारी जगहों पे इशू भी किए गए हैं। उसके अलावा फॉरेंसिक वैन्स हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे रहेंगी, उनका भी ऑर्डर प्लेस किया गया है। क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज इस बार बताई गई है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो हैं, जो भी क्राइम 3 to 7 years जिसको पनिशमेंट है, उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को क्राइम सीन पे विजिट करना जरूरी है। तो उसके लिए हमारे जो साइंटिफिक टीम्स होंगी, फॉरेंसिक साइंटिफिक टीम्स, उनको भी अपॉइंट करना है। अच्छा। तो हर डिस्ट्रिक्ट्स में वो अवेलेबल रहेंगी। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। और जो एक्ट है, इसके तहत 5 साल का वक्फा दिया गया है हर स्टेट को, हर यूनियन टेरिटरी को, कि वो अपने आप को गियर अप करे और इन सारे लॉजिस्टिक्स को वो हासिल करें और इनको एम्प्लॉय करें। क्योंकि आप तो अवेयर हो रहे हैं, अभी आपने कहा कि आपके लिए भी ये काइंड ऑफ चैलेंजिंग टास्क है। पहले आपने भी इस चीज़ को समझना है, पूरे डिपार्टमेंट को समझना है, तब जाके कहीं ना कहीं आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि ये है। साथ साथ में जब तक आप भी इन चीज़ों को समझ रहे हैं, लोगों तक भी बात पहुंचानी है, क्या इस तरह के कोई इक़दाम आप आने वाले दिनों में लेंगे, उठाएंगे, ताकि लोगों तक भी ये बात पहुंचाएं, भी समझाएं? बिल्कुल इकरा जी, बड़े वसी पैमाने पे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अभी लईक साहब और मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया, जिसमें लॉ स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया गया है। अच्छा। इवन के लॉ डिपार्टमेंट भी अपने तौर पे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहा है। फ्यूचर में भी हम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम पेरिफेरल एरियाज में जाएं, जो ले मैन ले वुमेन वहां पे जो, उनको भी ये बात समझाई जाए कि उनके हुकूक क्या है। तो ये कोशिश तो बड़े वसी पैमाने पे हो रही है, लेकिन सबसे पहले हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हम भी अभी पूरी तरह समझ रहे हैं इन कवानीन को, तो इनकी इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगी, इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-2 सालों में हम पूरी तौर पे तैयार होंगे और हमारा जो समाज है ये भी तैयार होगा इन कानून को अपनाने के लिए। 1 जुलाई से मान लीजिए पहले किसी ने कोई जुर्म किया, लेकिन केस दर्ज हुआ जुलाई 1 के बाद, वो किस जुमरे में आता है? क्या पुराने कवानीन या नए कवानीन? नहीं, अब तो बिल्कुल इसमें नोटिफिकेशन भी हमारे डीजी साहब ने जारी की है। उसके तहत 1 जुलाई से जो भी जुर्म इनकाद होगा वो नए कवानीन के तहत ही रजिस्टर होगा, क्योंकि वो 1 जुलाई के बाद ही रजिस्टर हुआ है वो। अच्छा, जो 1 जुलाई से कबल इस तरह के केसेस जो पेंडिंग है, जिनकी ट्रायल चल रही है, वो पुराने कवानीन से सॉर्ट होंगे या नए कवानीन? इकरा जी, इसमें 2 ज़ुमरे हैं। अगर आज की डेट में हमें इतला हो कि जब क्रिमिनल आईपीसी लागू थी, तो ये केस रजिस्टर होगा आईपीसी के तहत। अच्छा। आज की डेट में जो जुडिशल प्रोसीडिंग्स है, जो हर एक एक्ट का एक रिपीलिंग एंड सेविंग क्लाज होता है। ओके। जो पुरानी जो भी एक्शंस है उनको एक कानूनी सपोर्ट देता है। तो पुरानी जो वक़्वा हुए हैं वो आज की डेट में भी अगर हमें पता चले तो एफआईआर लॉन्च होगा उस डेट का, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आईपीसी का अमल दखल था। आज की डेट में ये सब प्रोटेक्टेड है, ट्रायल्स है वगैरह, जो भी एक्शन पुलिस ने दौरान तफ्तीश की है, या अब जो नई कानून है उसमें तो BNSS का अमल दखल है, प्रोसीजर लॉ वही है अब। तो इसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर रिपीलिंग एंड सेविंग क्लास बोथ एक्ट्स में। हसीब साहब और लईक साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। बहुत शुक्रिया।